आप सभी मेहरबान दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं अन्नू कपूर रेडियो के इस बहुचर्चित प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। सुनहरे दौर के एक से बढ़कर एक गीत, गीतों से जुड़ी कहानियां, एक से बढ़कर एक शख्सियतें, कलाकार, फनकार, गुलकार, नगमनिगार। इसी समंदर के कुछ मोती चुनकर आज लाया हूं आपके मनोरंजन के लिए। कहानियां सुनाऊंगा। क्यों जावेद अख्तर ने एक गीत सुनकर आनंद बख्शी से कहा, बख्शी साहब ये गीत आपने जिस कलम से लिखा है वो कलम मुझे दे दीजिए। साथ ही आज ये राज भी खोलूंगा कि नरगिस जी ने किस बात पे शम्मी कपूर को किस करने का वादा किया था। एक किस। भिंडी मीट खिलाया मदन मोहन ने और उसके बाद गाना गवाया मदन मोहन ने। और साथ साथ शशि कपूर जब एक घाव के दर्द से चीख रहे थे तब उनके पिता ने ऐसी हालत में क्यों दिखाया आईना, और आईना दिखाकर क्या कहा। एक और दास्तां, हवाई जहाज में सफर करने के लिए अमजद खान को कौन सा डर खाया जा रहा था। बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी की। इनकी मदद की संघर्ष के दिनों में उस जमाने के स्टार गायक जीएम दुर्रानी साहब ने, और जब दुर्रानी साहब के मुफलसी के दिन आए तो कैसे मोहम्मद रफ़ी ने उनके एहसानों का बदला चुकाया। ये सारी कहानियां, नगमे आज की इस महफिल में। फिलहाल तो बारी है आपके मनोरंजन के लिए। अब बात एक ऐसे फनकार की जो अपने पैशन के लिए, फिल्मों में काम करने के लिए घर बार परिवार फौज की नौकरी छोड़कर आ गया बॉम्बे। घर में ना तो साहित्य का माहौल था, ना कविता का, ना शायरी का, और यहां आकर उसने अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को उजागर कर डाला बेहतरीन गीत लिखकर। सन 1974 में एक फिल्म आई जे ओम प्रकाश जी की आपकी कसम, और इस फिल्म का गाना कंपोज्ड बाय आर डी बर्मन। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुपर हिट गाना है, सुपर हिट गाना है। हजारों लोग इस गीत के दीवाने हो गए, और इन दीवानों में एक नाम था फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक लेखक जावेद अख्तर का। जावेद अख्तर पर इस गीत का कुछ ऐसा असर हुआ कि जब कुछ दिनों के बाद वो आनंद बख्शी से एक पार्टी में मिले तो बहुत तारीफ की और बोले, बख्शी साहब आपने जिस कलम से वो गीत लिखा है वो कलम मुझे दे दीजिए ताकि मैं भी ऐसे ही गीत लिख सकूं। बख्शी साहब ने कहा, जावेद ये आपका बड़प्पन है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आनंद बख्शी बोले, आपको वो कलम तो नहीं दे सकता क्योंकि वो कलम मुझे खुद किसी ने भेंट दी है, मगर हाँ मैं आपको एक दूसरी कलम ज़रूर दे दूंगा अगर आपकी दिली ख्वाहिश यही है तो। और अगले दिन बख्शी साहब ने अपने वादे के मुताबिक जावेद अख्तर को एक गिफ्ट दी, वो कलम। तो बख्शी साहब जैसे गीतकार को याद करते हुए श्रद्धांजलि के रूप में बख्शी साहब का लिखा हुआ एक गाना प्रस्तुत है। बात ग्रेट अदाकारा नरगिस जी की। बात उन दिनों की है जब राज कपूर आवारा की प्लानिंग कर रहे थे और हीरोइन के लिए नरगिस जी को ही लेना चाहते थे। नरगिस की जोड़ी राज कपूर के साथ बहुत पॉपुलर थी, हिट थी, और वो उनके साथ आग, अंदाज और बरसात में काम कर चुकी थी। लेकिन राज कपूर और नरगिस के अफेयर की खबरें और अफवाहों की वजह से नरगिस जी के परिवार ने नरगिस को यह फिल्म करने से मना कर दिया। नरगिस एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग देखने के लिए राज कपूर के भाई शम्मी कपूर आए हुए थे। ये वो वक्त था जब शम्मी कपूर ने फिल्मों में काम करना शुरू नहीं किया था। शम्मी कपूर नरगिस से मिलने जब उनके मेकअप रूम में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि नरगिस रो रही हैं। शम्मी ने पूछा, क्या हो गया? नरगिस जी ने अपने मन की बात बता दी कि वो राज कपूर के साथ आवारा करना चाहती हैं,
मगर घर वाले नहीं मान रहे, पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है और उन्हें आवारा करनी है। शम्मी कपूर ने चुप कराने की बहुत कोशिश की, दिलासा देने की कोशिश की, मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। शम्मी कपूर ने जो ढाढ़स बंधाया उसे सुनकर नरगिस ने कहा कि तुम प्लीज मेरे लिए दुआ करना कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। शम्मी जी ने भी वादा किया कि मैं जरूर प्रार्थना करूंगा कि आपकी मुराद ऊपर वाला जरूर पूरी करे। नरगिस ने कहा कि शम्मी, अगर मेरी ये मुराद इच्छा पूरी हो गई तो सचमुच मैं तुम्हें एक किस दूंगी। शम्मी भी नाइविटी के साथ बोले, आप चिंता मत कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। बात आई गई हो गई। अब इत्तेफाक देखिए कि इस घटना के कुछ अरसे के बाद किस्मत ने पलटा खाया और फिल्म आवारा में नरगिस की हो गई एंट्री। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई और इत्तेफाक देखिए, एक दिन आवारा फिल्म की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर पहुंच गए सेट पर नरगिस जी से मिलने। सेट पर शम्मी को आया देख नरगिस को वो किस वाली बात याद आ गई और वहां से भागी। उन्हें भागता देख शम्मी कपूर भी पीछे भागे। भागते भागते नरगिस बोल रही थी कि नो, मैं तुम्हें किस नहीं करने वाली, और भड़बड़ाते हुए वो अपने मेकअप रूम में घुस गई और अंदर से लॉक कर लिया। नरगिस जी घबरा गई थी क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने वादा किया था वो कैसे पूरा करें। और अंदर अपने मेकअप रूम से वो चिल्ला रही थी, कुछ नहीं, तुम कुछ और मुझसे मांग लो, वो तुम्हें मिल जाएगा, मैं किस नहीं देने वाली। इस पर शम्मी कपूर बोले, मैं आपसे कुछ और ही मांग रहा था, आप खामखा किसके चक्कर में मुझे यहां तक भगा के ले आई हो, आपने सोच में कैसे लिया कि मैं किस मांगने आया हूं। अब चौंकने की बारी नरगिस की थी। अंदर से ही उन्होंने पूछा, पक्का तुम यहां किस लेने नहीं आए? इस पर फिर से शम्मी ने कहा, जी हां, मैं इसके लिए नहीं आया था, मैं तो आपसे एक ग्रामोफोन लेने आया था। अंदर कमरे में लॉक्ड नरगिस जी की सांस में सांस आई और वो अब अपने मेकअप रूम से बाहर आई। शूटिंग खत्म करने के बाद शम्मी कपूर को अपनी स्पोर्ट्स मॉडल एक कार हुआ करती थी उनके पास, फोर्ट के HMV के स्टोर में ले गई और उनसे कहा कि जो भी ग्रामोफोन तुम्हें चाहिए वो पसंद कर लो। तब शम्मी कपूर ने एक किस के बदले एक लाल रंग का सुंदर सा ग्रामोफोन लिया और उसके बाद नरगिस जी ने रिदम हाउस से शम्मी कपूर को 20 रिकॉर्ड भी दिलवा दिए। मदन मोहन ग्रेट म्यूजिशियन, ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, मगर इंडस्ट्री के सब लोगों को मालूम था कि जितने वो ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं उतने ही ग्रेट कुक भी हैं। तो आज मैं आपको मदन जी का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं। एक दिन मदन मोहन जी ने फोन किया मन्ना दा को और कहा कि अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो लंच टाइम में घर आ जाओ। फिल्म इंडस्ट्री में, खासकर म्यूजिक के फील्ड में, सबको यह पता था कि मदन जी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। मन्ना दा ने भी सोचा दोपहर में बुलाया, लंच टाइम पे पहुंच जाएंगे, जरूर वो स्पेशल कुछ पका रहा है। उन्होंने कहा बस आता हूं और वो चल दिए। जब वो मदन जी के सिटिंग रूम में बैठे तो कुछ महकी महकी सी खुशबू आने लगी। अब मन्ना दा से रहा नहीं गया और पूछ ही डाला, क्या बना रहे हो? मदन मोहन बोले, भिंडी मीट बना रहा हूं। भिंडी और मीट? मन्ना डे ने कहा कि कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है यार। मदन मोहन ने कहा अलग है बड़ा टेस्टी, खा के बताना। भिंडी मीट सामने आया, देखने में बड़ा डिलिशियस यमी लग रहा था। मन्ना डे ने खाना शुरू किया और देखते देखते इस लज्जत की वजह से पूरी प्लेट चट कर गए और मदन जी की तारीफ पे तारीफ करने लगे। टोटली दीवाने हो गए। अब जब खाना पूरा खा लिया तो मदन जी ने कहा, यार मैंने एक धुन बनाई है, जरा सुनो। मन्ना डे ने कहा सुनाओ। मन्ना डे जी ने धुन सुनी, पसंद आ गई। अब मदन मोहन जी ने कहा कि अगर धुन तू गाएगा तो अगली बार फिर से तुझे भिंडी मीट बनाकर खिलाऊंगा। और तो इस तरह भिंडी मीट के बहाने मदन मोहन जी ने मन्ना डे से गाना गवा लिया। ये गीत था कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। फिल्म थी 1957 की देख कबीरा रोया। इसके गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण
और ये गाना किशोर कुमार के भाई अनूप कुमार पे पिक्चराइज्ड है। अब बात उस शख्स की जिसका ताल्लुक है एक ऐसे फिल्मी घराने से जिस घराने का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान के पहले फिल्मी घराने कपूर परिवार की। इस घराने के सभी लोग यानी कि पृथ्वीराज जी कपूर से लेकर उनके पोते पोतियां पड़पोतियां बच्चे भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 3 लड़के राज, शम्मी और शशि। ये बात है तब की जब शशि फिल्मों में काम नहीं करते थे, थिएटर में हिस्सा लिया करते थे। एक बार शशि कपूर की पीठ में घाव हो गया और बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसका ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद शशि कपूर जब घर आ गए तब भी उन्हें अचानक उसी जगह पर बहुत दर्द उठा। दर्द बहुत बढ़ गया, चिल्ला पड़े, रोने लगे। जब इस दर्द से चिल्लाने की आवाज पापा जी पृथ्वीराज कपूर ने सुनी तो वो तुरंत दौड़कर उनके लिए एक शीशा ले आए। शशि कपूर को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर पापा जी ये शीशा लेकर क्यों आए हैं। कुछ वो समझ पाते इससे पहले ही पिताजी ने कहा, ये शीशा देखो और दर्द की वजह से चेहरे पर जो भाव आए हैं, एक्सप्रेशन आए हैं, उन एक्सप्रेशंस को अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि ठीक होने के बाद तुम्हें इस दर्द की सीमा का एहसास तो नहीं रहेगा, मगर तुम्हारे ये एक्सप्रेशन, ये भाव ही तुम्हें बाद में अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेंगे। इस घटना के कुछ सालों बाद जब वो एक रोल कर रहे थे जिसमें उनको एक दर्द से गुजरता हुआ अपने आप को दिखाना था, तब उन्हें शीशे की घटना और पापा जी की कही हुई बात याद आई और उन्होंने अपने उस परफॉर्मेंस में वही एक्सप्रेशन दिए थे, चेहरे को उसी तरह बनाया था जिस तरह उस दिन उनका चेहरा दिख रहा था। आप सभी जानते हैं कि गब्बर सिंह का रोल अमजद खान के फिल्मी करियर का सबसे यादगार रोल रहा और टर्निंग पॉइंट भी था उनके करियर का। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब उन्हें ये रोल मिला था तो इस रोल को लेकर जितने वो एक्साइटेड थे उतने ही इनसिक्योर्ड भी महसूस कर रहे थे। ये किस्सा राइटर अनुपमा चोपड़ा की किताब शोले से निकालकर बता रहा हूं। इस फिल्म में उन्होंने शोले फिल्म के निर्माण से जुड़ी तमाम जानकारियां दी हैं। बात तब की है जब उन्हें शोले फिल्म की शूटिंग के लिए बेंगलोर निकलना था। बेंगलोर के पास ही इसकी लोकेशन थी। मगर इससे पहले वाले दिन वो अब बार बार अपनी पत्नी से पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कर पाऊंगा? पत्नी ने कहा, बिल्कुल कर पाएंगे, आप बेहतरीन एक्टर हैं, मैंने आपके कितने प्ले देखे हैं। इस पर अमजद खान ने कहा, प्ले में काम करना अलग बात है, थिएटर अलग चीज़ है और सिनेमा एक अलग चीज़ है। अपने पति को इतना नर्वस देखकर उन्होंने कहा, खुद पे भरोसा रखो मियाँ, अल्लाह सब ठीक कर देगा, आप रोल की चिंता मत करो, बस ये बताओ पैकिंग क्या करनी है। अगले दिन सुबह उनकी फ्लाइट थी और निकलने से पहले जब उन्होंने कुरान शरीफ को अपने माथे से लगाया तब उनकी बेगम को एहसास हुआ कि मियाँ जी इस फिल्म को लेकर इतने नर्वस हैं कि आज दुआ कर रहे हैं, और कुरान को माथे से लगाकर थोड़ा हौसला बंधा, हिम्मत आई और अपनी पत्नी से बोले, अमजद खान के अब मुझे लगता है कि शायद मैं कर पाऊंगा, दुआओं में याद रखना, और ये कहकर एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। मगर सारे रास्ते टेंशन इसी रोल की थी और इसी स्ट्रेस और टेंशन में वो फ्लाइट बोर्ड कर गए। फ्लाइट उड़ी, मगर जब फ्लाइट उड़ी तो उड़कर बेंगलोर नहीं पहुंची। अचानक आई हाइड्रोलिक खराबी के चलते वो बॉम्बे सिटी के ऊपर ही चक्कर लगाती रही और कुछ देर के बाद वापस बंबई एयरपोर्ट पर ही लैंड कर गई। सारे पैसेंजर्स उतर गए, वेट कर रहे थे, अमजद खान भी उनमें से एक थे। लेकिन मन में आशंका उठी कि ये गड़बड़ी का संकेत है कि मुहूर्त ही खराब हो गया। तो ये सब सोचकर उन्होंने अपने घर पर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी और 5 घंटे तक बंबई एयरपोर्ट पर ही इंतजार करते रहे। जब टेक्निकल खराबी को दुरुस्त करने के बाद दोबारा फ्लाइट के उड़ने की घोषणा हुई तो बहुत कम ही ऐसे यात्री थे जिनमें दोबारा उस फ्लाइट में बैठने का जिगरा हो।
कुल मिलाकर कोई 4 या 5 लोग रहे होंगे, जिनमें से एक अमजद खान भी थे। फ्लाइट ने दोबारा टेक ऑफ किया और पूरे सफ़र के दौरान जहां बाकी के पैसेंजर अपने परिवार को याद करके सही से बेंगलोर पहुंचने की कामना कर रहे थे, वहीं इस किताब में अनुपमा चोपड़ा ने ऐसा बताया कि अमजद साहब अपनी पत्नी और अपने 1 महीने के बेटे के बारे में नहीं सोच रहे थे। उनके दिमाग में तो बस एक ही डर था कि कहीं अगर प्लेन क्रैश हो गया तो ये गब्बर का रोल उनके हाथ से निकलकर वापस डैनी को नहीं चला जाए। इस तरह की कश्मकश और संशय गब्बर सिंह के रोल को लेकर अमजद खान के दिल में तब तक चल रही थी जब तक कि उन्होंने 2-4 अच्छे शॉट देकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ा नहीं लिया। अब बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी की। रफ़ी साहब के संघर्ष के दिनों में उनकी मदद की थी उस जमाने के बहुत बड़े गायक GM दुर्रानी ने। ये वो वक्त था जब दुर्रानी साहब और सहगल साहब जैसे कुछ ही गायक इंडस्ट्री में डिमांड में थे, और ऐसे समय में एक नया सिंगर मोहम्मद रफ़ी अपने लिए फिल्म इंडस्ट्री में ज़मीन तलाश करने की कोशिश कर रहा था। तब दुर्रानी साहब एक मसीहा बनकर सामने आए और काम दिलवाने में बहुत मदद की। दुर्रानी साहब जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे भले इंसान भी थे, और यही कारण था कि सेम फील्ड में काम ढूंढ रहे रफ़ी को वो संगीतकार श्याम सुंदर के पास ले गए और उनसे रफ़ी की सिफारिश करते हुए फिल्म गांव की गोरी में एक कोरस गाने में मौका दिलवाया। इस सिफारिश और दुर्रानी साहब की मदद का ही नतीजा था कि रफ़ी साहब को थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा, और फिर अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर मोहम्मद रफ़ी बन गए हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार। जब रफ़ी स्टार बन गए तो एक ऐसा समय आया कि दुर्रानी साहब का करियर धीरे धीरे ढलान पर आ गया। काम कम हो गया, काम नहीं मिलने की वजह से इनकम कम हो गई, और घर में धीरे धीरे मुफलिसी आने लगी। जब रफ़ी साहब को यह पता चला तो उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए दुर्रानी साहब की हर संभव मदद करने का फैसला लिया, और संगीतकार नैयर साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो 1956 में आई फिल्म हम सब चोर हैं के गाने में रफ़ी साहब के साथ दुर्रानी साहब को भी गाना गवाएं। नैयर साहब ने बात मान ली और दुर्रानी साहब और रफ़ी साहब ने ही ये गाना गाया। फिल्म हम सब चोर हैं, ये गीत हमको हंसते देख ज़माना जलता है। इस गीत के अलावा भी रफ़ी साहब ने कुछ और संगीतकारों से कहकर दुर्रानी साहब को गाने दिलवाए, और दोनों ने एक साथ कुल 6 डुएट गाने और कुछ गाने कोरस में भी गाए। इस तरह आगे चलकर भी दोनों ने एक साथ कुल 6 डुएट गाए और कुछ गाने कोरस में भी गाए। इस तरह आगे चलकर भी नेक दिली का रफ़ी साहब को जब भी मौका मिला तो उन्होंने इस मौके को नहीं गवाया, और सारी जिंदगी भर जहां पर भी उन्हें लगा वो हमेशा दूसरों के काम आए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबसे लेता हूं इजाज़त, जाने का वक्त हो गया है। आप हमें यूं ही सुनते रहिए, प्रेम बनाए रखिए हम पर। आपके कोई भी सजेशन हो तो हमें इस नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 55454, उस पर लिखिए बिग फिर स्पेस सुहाना सफ़र देन योर मैसेज। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़, जय हिंद, वंदे मातरम।